नीलम अपने बेडरूम में दाखिल हो गई और फिर इसने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। फिर सहर हुई। वो सुबह कितनी कयामत खेज थी। सबसे पहले साबरा की आंख खुली। घर में सबसे पहले वही उठती थी। दूध वाला गेट बजा रहा था। साबरा ने एक नजर अपने दाएं बाएं देखा। राजदा बेड पर मौजूद थी लेकिन नीलम नहीं थी। साबरा ने फिक्र न की। इसका ख्याल था कि वो बाथरूम में होगी। सबसे पहले इसने जाकर दूध लिया। किचन में जाकर हल्की आंच पर दूध रखा। सैन से अखबार उठाया और फिर अपने कमरे में आ गई। नीलम अब भी बेड पर न थी। साबरा ने खिड़की से पर्दा हटाया और बेड पर बैठकर अखबार देखने लगी। अखबार देखते देखते वो अचानक फिक्रमंद हो गई। नीलम अगर बाथरूम में होती तो अब तक निकल आती। बाथरूम खाली पड़ा था, वहां कोई ना था। साबरा तेजी से वापस आई। इसने रास्ता को उठाया। राजदा ने फौरन आंखें खोल दी और बोली, जी अम्मी क्या हुआ? बेटी वो नीलम नहीं है। अम्मी घर में ही होंगी वो, और कहाँ जाएंगी? मुझे तो खतरा महसूस हो रहा है, मैं देखती हूँ जाकर। अम्मी अब आपको तो हर वक्त खतरा महसूस होता रहता है। किस कदर डरपोक हो गई आप। रास्ता पूरे घर का चक्कर लगाई। इसने सब कमरे झांक लिए लेकिन नीलम का बेडरूम ना देखा, क्योंकि वो रात को इसने खुद लॉक किया था। ये बात किसी के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकती थी कि नीलम रात को उठकर अपने कमरे में चली जाएगी। अब राजदा को भी फिक्र हुई। इसने साबरा से घबरा कर कहा, अम्मी नीलम भाभी तो घर में कहीं नहीं है। राजदा तू जाकर जरा अकबर को उठा, मैं बाबर को उठाती हूँ। साबरा पुर तशवीश लहजे में बोली। साबरा ने बाहर के कमरे का रुख किया। रास्ते में नीलम का बेडरूम पड़ता था। साबरा ने चलते चलते ऐसे ही इसके दरवाजे पर लगे हैंडल को घुमाकर देखा। दरवाजा फौरन खुल गया। दरवाजा खुलते ही कमरे के अंदर से बड़ी मशहूर कुन खुशबू आई। साबरा ने जल्दी से पूरा दरवाजा खोल दिया। इसकी हैरत की इंतहा नहीं रही। कालीन पर गुलाब की पत्तियों की कोई 1 फुट ऊंची तह जमी हुई थी। पूरे कमरे में गुलाब की पत्तियों का फर्श बिछा हुआ था। बेड पर भी ढेरों गुलाब की पत्तियां बिछी हुई थी और इस गुलाब की पत्तियों के नरम और खुशबूदार बिस्तर पर नीलम लेटी हुई थी। इसकी आंखें बंद थी। चेहरे पर ताजगी और आसूदगी थी। वो बड़ी पुरसकून नींद सो रही थी। साबरा ने जल्दी से बेड से नीचे पड़े लिहाफ को नीलम पर डाल दिया। फिर बाबर परेशान होता कमरे में आया। साबरा क्या हुआ? इतने में अकबर घबराया हुआ कमरे में दाखिल हुआ। कहाँ गई नीलम? कमरे में जो दोनों ने कदम रखा तो गुलाब की पत्तियों ने इनका स्वागत किया। महकता हुआ कमरा, गुलाब की पत्तियों का दबीज बिस्तर, जलती हुई शम्मा, होठों पर मुस्कुराहट सजाए सोई हुई नीलम। ऐसी कहानियां थी जो आप ही आप दिल में जन्म ले रही थी। ये अनकही कहानियां जो रात का फसाना बड़े संजीदा लहजे में बयान कर रही थी। इन कहानियों को सुनकर, इन बातों को महसूस करके अकबर के दिल पर छुरी सी चल रही थी। ये सब क्या था? ये सब क्या हो गया? सबके सब सोई हुई नीलम को इस तरह देख रहे थे जैसे वहां नीलम ना हो, नीलम की लाश पड़ी हो। अचानक नीलम ने अपनी आंखें खोल दी। नीलम की आंखें ना थी, ये किसी और की आंखें थी। लाल अंगारा, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? देखते नहीं कि यहाँ दुल्हन लेटी है? आप लोग जाएं यहाँ से, इसे आराम करने दें। ये नीलम की आवाज ना थी, किसी और की आवाज थी। ये सैदपुर के जिन की आवाज थी। ये सुनकर सबसे पहले साबरा भागी, इसके बाद राजदा, फिर कमरे में से बाबर निकला और इसके बाद अकबर। कोई 11 बजे तक दुल्हन कमरे में आराम करती रही। फिर वो खुद ही कमरे से बाहर आ गई। वो सफेद जोड़ा पहने हुई थी। गले में बेशकीमत हीरे का हार था। वो अपने कमरे से निकलकर खामोशी से साबरा के कमरे में चली गई। नीलम किसी से एक लफ्ज ना बोली, ना ही किसी ने इससे कुछ पूछने की कोशिश की। नीलम के कमरे की जब सफाई की गई तो इसमें से मन्नो गुलाब की पत्तियां बरामद हुई। जब बेड पर से गुलाब की पत्तियों को साफ किया गया तो एक और हैरत अंगेज बात सामने आई। पूरे बेड पर नोटों की गड्डियां बड़े सलीके से बराबर बराबर रखी हुई थी। जब बाबा ने नोटों की गड्डियों को शुमार किया तो कुल रकम 25 लाख बनी। शुबा हुआ कि जाली नोट होंगे, लेकिन ये शुबा भी गलत निकला। वो करेंसी खरी और सच्ची थी। इस सारे वाकये की मामू फुरकान को इतला दी गई। मामू फुरकान दुकान से सीधे गुलशन पहुंचे। अभी वो गेट पार करके घर में दाखिल हुई हो रहे थे कि नीलम अंदर से एकदम बरामद हुई। वो सब गुस्से में भरी हुई थी। फुरकान तू क्यों आया है? जा वापस चला जा और आइंदा इस घर की दहलीज पार ना करना, वरना तुझे वो सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। नीलम अपनी लाल लाल आंखें निकाले मर्दाना आवाज में बोल रही थी। मामू फुरकान को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, लेकिन इनके घर वाले तो महफूज ना थे। वो इन्हें नुकसान पहुंचा सकता था, कोई भी शोभता दिखा सकता था। वो पहले ही भुगते हुए थे, इसलिए उन्होंने इस वक्त इससे उलझना मुनासिब ना समझा। उल्टे पांव घर से वापस निकल गए। मामू फुरकान के इस तरह चले जाने से घर वालों पर जैसे ओस पड़ गई। वो मायूस होकर खौफ में मुब्तला हो गए। मामू फुरकान के चले जाने के बाद नीलम ने बारी बारी अपनी अंगारा आंखों से सबको घूरा और फिर मुस्कुराती हुई अंदर चली गई। इसकी मुस्कुराहट से खबासत टपक रही थी। अकबर का लाहौर जाने का प्रोग्राम था। जहाज का टिकट लेने से पहले इसने एक मरतबा नीलम से लाहौर चलने के लिए पूछा। नीलम, मैं रिजर्वेशन कराने जा रहा हूँ, मुझे नहीं जाना कहीं, समझे? नीलम ने जब मर्दाना आवाज में आके घुमाकर मुझे कहा तो अकबर को पसीना आ गया। बाबर ने लाहौर फोन कर दिया कि नीलम नहीं आ सकेगी। साथ ही वाहिदा को सारे हालात से आगाह कर दिया। वाहिदा और फयाज हुसैन घबराकर दूसरे दिन कराची पहुंच गई। नीलम अपनी माँ बाप को देखकर उनसे लिपट गई और बहुत देर तक सिसक रोती रही। वाहिदा की बुरी हालत थी। वो बार बार नीलम का सर अपने कंधे से उठाकर इसकी पेशानी और रुखसारों को चूमती और फिर मेरी जान मेरी बेटी कहकर इसे अपनी बाहों में समेट लेती। नीलम अगरचे वाहिदा की सगी बेटी ना थी, लेकिन इसने हमेशा इसको सगा ही समझा था। नीलम के अगर कांडा भी चुप जाता तो वाहिदा को यूं महसूस होता जैसे इसके अपने दिल में छुरी घुस गई है। साबरा नीलम और वाहिदा को लेकर अपने कमरे में आ गई। बाबर फयाज हुसैन को लेकर ड्राइंग रूम में चला गया। दोपहर का खाना खाकर जब सब लोग इकट्ठा हुए तो नीलम अचानक बैठे बैठे झूमने लगी। फिर झूमते झूमते नीलम ने एकदम सर उठाया और वाहिदा की तरफ टिकटी बांध कर देखते हुए बोली, अम्मी हाँ बेटा बोलो, आप अनारकली की चाट खाएंगी? नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी आवाज बदली थी ना आंखें। बेटा अनारकली लाहौर में है और लाहौर यहाँ से बहुत दूर है। वाहिदा ने कहा।
ये सब मुझे ना बताएं, आप खाने का इकरार करें। अच्छा, अगर मैं खाने का इकरार करूं तो क्या तुम मुझे चाट खिला दोगी? जी बिल्कुल, नीलम ने बड़ी बेनियाजी से कहा, जैसे कोई बात ही ना हो। लेकिन कैसे? वाहिदा ने सवाल किया। नीलम ने यह कहकर अपना सीधा हाथ आगे फैलाया तो इस पर चाट की प्लेट नुमादार हो गई। ले अम्मी खाएं, नीलम ने प्लेट वाहिदा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। वाहिदा ने हैरत ज़दा होकर प्लेट ले ली। फिर इसने प्लेट में रखे हुए चम्मच से चाट खाई। ये चाट की प्लेट वाकई अनारकली की इस मखसूस दुकान की थी जहाँ वो अक्सर चाट खाया करते थे। इस दुकान की चाट का जायका ही अलग था। फिर नीलम बार बार अपने हाथ फिजा में फैलाती रही। हर बार इसकी हथेली पर एक प्लेट नुमदार हो जाती। जब सब लोगों के लिए चाट की प्लेट मुकम्मल हो गई तो आखिर में इसने अपने लिए चाट की प्लेट मंगवाई। फिर वो मजे ले लेकर चाट खाने लगी। वाहिदा और फयाज 2 दिन कराची में रहे। वो नीलम को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे, लेकिन नीलम लाहौर जाने के लिए तैयार ना थी। इन 2 दिनों में मुअत्तब बार वाहिदा ने नीलम से लाहौर जाने के लिए कहा था। पहले तो वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर टालती रही, लेकिन जब वाहिदा का सर बढ़ा और इसने फैसला कुन अंदाज में नीलम से पूछा, हाँ भाई नीलम, तुम्हारे अब्बा को रिजर्वेशन के लिए भेज दूं, तो इसे एकदम जलाल आ गया। आंखें लाल अंगारा हो गई और आवाज मर्दाना हो गई। अरे बेवकूफ, क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई है? तू नीलम को लाहौर ले जा ना सकेगी, क्यों खामखा इसे परेशान कर रही है? तेरी नीलम से मुलाकात हो गई, इसे बहुत जान। जा और अपना रास्ता ले, जैसे आपकी मर्जी, अपना राज ना हो। मैं आपकी मर्जी के खिलाफ इसे कहीं ना लेकर जाऊंगी। वाहिदा ने बड़ी फरमाबरदारी से कहा। फिर ठीक है, तू लौट जा। इसके बाद वाहिदा ने फयाज हुसैन से वापस चलने को कहा। फयाज हुसैन कुछ और ही सोच रहा था। इसने अपने दिल की बात वाहिदा से कही, हम क्यों ना नीलम को कुछ बताए बगैर इसे अपने साथ ले जाएं? अरे नहीं फयाज, ऐसा गजब ना करना, वो हमें बर्बाद कर देगा, वाहिदा ने सहम कर कहा। फिर वो दोनों बेबस होकर लाहौर वापस लौट गए। पिछली मरतबा दादा खफू ने नीलम को जाने से मना कर दिया था, तो इस मरतबा सैदपुर का जिन आड़े आ गया था। वाहिदा और फयाज हुसैन के जाने के बाद नीलम ने फिर से पुरस्कार खामोशी इख्तियार कर ली। कोई इससे लाख सवाल करता, अगर इसका जी चाहता तो जवाब देती, वरना होंठ सी बैठी रहती। शाम को बैठे बिठाए से जाने क्या सूझी कि अपना रूसी जोड़ा निकाल कर इस्त्री करने लगी। रायता ने इसे जोड़ा इस्त्री करते देखा तो साबरा को जाकर बताया। साबरा भागी हुई नीलम के कमरे में आई। अब वो दुपट्टे पर इस्त्री फेर रही थी। ये क्या कर रही हो नीलम? अपना जोड़ा इस्त्री कर रही हूँ। क्यों नीलम? आज शादी का जोड़ा पहनने को जी चाह रहा है, नीलम ने सादगी से कहा। नीलम, साबरा ने धीरे से पुकारा। जी, नीलम ने पीछे मुड़कर देह बगैर कहा। बेटी, ये कपड़े तुम क्यों इस्त्री कर रही हो? क्या अकबर ने कहा है? साबरा ने कहा। नहीं, अकबर ने कुछ नहीं कहा। वो क्या कहेंगे? वो कुछ नहीं कह सकते, नीलम ने खोए हुए लहजे में जवाब दिया। फिर आज अचानक अरूसी जोड़े का कैसे ख्याल आ गया? साबरा ने कुरेदा। इनकी ख्वाहिश है कि आज मैं दुल्हन के रूप में इनके सामने जाऊं, नीलम ने आजिदगी से कहा। इनकी? साबरा की पेशानी पर बल पड़ गए। अकबर की बात कर रही हो? नीलम इस्त्री करते हुए साबरा को मुड़कर देखा। इसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट थी। अरे नहीं, फिर किसकी बात कर रही हो? साबरा ने फिक्रमंदी से कहा। मैं तो इनकी बात कर रही हूँ जो सामने खड़े हैं, नीलम बड़े पुरस्कार अंदाज में बोली। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है, साबरा ने चारों तरफ देखते हुए कहा। साबरा ने सिंगार में इसके आईने में देखा, लेकिन इसे वहां कोई नजर न आया। लेकिन वो खौफ में जरूर मुब्तला हो गई। फिर अचानक इसकी नजर जलती हुई मोमबत्ती पर पड़ी, तो इसने देखा कि मोमबत्ती के बराबर वो खौफनाक काला बिल्ला इत्मीनान से बैठा अपने अगले पांव चाट रहा है। काले बिल्ले को देखकर साबरा की सिट्टी गुम हो गई। वो फौरन तेजी से कमरे से निकल आई। साबरा के जाने के बाद काले बिल्ले ने सिंगार में से छलांग लगाई और नीलम के कदमों में लौटने लगा। नीलम को जरा भी डर न लगा। वो अपना काम करती रही और वो अपना काम करता रहा, इसके कदमों में लौटता रहा। रात का खाना खाने के बाद नीलम अपने कमरे में चली गई। नीलम को अपने कमरे में जाते देखा तो राशिदा ने फौरन साबरा को बताया, नीलम भाभी अपने कमरे में गई हैं। लेकिन रात को तो वो कभी अपने कमरे में नहीं गई। साबरा ने हैरत ज़दा होकर पूछा। अब जाने लगी है, राशिदा बोली। जरा देखो तो क्या कर रही है? साबरा ने हिदायत की। अच्छा, देखती हूँ। ये कहकर राशिदा ने नीलम के कमरे का रुख किया। कमरे का दरवाजा बंद था। राशिदा ने आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खोला और अंदर झांका। कमरे में नीलम का कहीं पता न था। राशिदा को बड़ी हैरत हुई कि नीलम अचानक कहाँ गायब हो गई। अभी तो इसने इसे कमरे में दाखिल होते देखा था। अभी वह सोच ही रही थी कि नीलम कहाँ गायब हो गई। बाथरूम का दरवाजा खुला। नीलम अरूसी जोड़ा पहने वहां से बरामद हुई। अगरचे नीलम ने राशिदा को दरवाजे में खड़े देख लिया था, लेकिन इसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी। वो बड़े इत्मीनान से सिंगार में इसके सामने स्टूल पर बैठ गई और अपने बालों में ब्रश फिरने लगी। बालों को स्वागत ने हल्का हल्का मेकअप करना शुरू कर दिया। राशिदा ने दरवाजा आहिस्ता से बंद कर दिया और तेजी से जलती हुई साबरा के पास पहुंची। शादी का जोड़ा पहन चुकी है और अब मेकअप कर रही है। राशिदा ने रिपोर्ट पेश की। क्या हो गया इस लड़की को? साबरा ने झुंझलाकर कहा। पता नहीं अम्मी, भला बताओ, ये सोने का वक्त है या बंधाओ सिंगार का? वो सोने के बजाय दुल्हन बनने में लगी है। साबरा जरा तेज लहजे में कहा। जरा इसे पूछ, क्या आज रात वो अपने कमरे में ही सोएगी? आप खुद जाकर पूछ लें, मुझे इनके कमरे में जाते हुए डर लगता है। अच्छा छोड़, इससे क्या पूछना, इसने सोना होगा तो खुद ही आ जाएगी हमारे कमरे में। साबरा ने लापरवाही से कहा। असल बात यह थी कि खुद इसमें हिम्मत ना थी कि नीलम के कमरे में जाकर बात करे। रात को 11 बजे के करीब अकबर बाहर से वापस आया। राशिदा ने गेट खोला। अकबर भाई, एक बात बताओ आपको? राशिदा से रहा ना गया। हाँ जी जरूर बताएं, अकबर ने खुश दिली से कहा। नीलम भाभी आज दुल्हन बनी बैठी है। राशिदा ने मुस्कुराते हुए कहा। कहाँ है वो? अकबर ने पूछा। अपने बेडरूम में, राशिदा ने बताया। अच्छा मैं देखता हूँ जाकर, अकबर ने कहा। अकबर सीधा अपने बेडरूम की तरफ गया। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा तो अंदर से लॉक था। इसने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों के इंतजार के बाद दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही कमरे से एक मसूर कुन खुशबू का झोंका आया।
अकबर ने कदम अंदर बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन नीलम ने इसे फौरन रोक दिया और बड़े गुस्से से बोली, क्यों आए हो यहाँ, जाओ यहाँ से। फिर इसने अकबर को पीछे धकेल कर दरवाजा बंद कर लिया। अकबर ने अंदर से चटकनी चढ़ाए जाने की आवाज सुनी। अभी वो सोच ही रहा था कि दरवाजा फिर से खटखटाए या वापस चला जाए, इतने में किसी ने इसका हाथ पकड़ लिया। ये साबरा थी। इसने बड़ी नरमी से अकबर का हाथ थामा और इसे अपनी तरफ खींचने लगी। आ जाओ बेटा, साबरा ने आहिस्तगी से कहा। अकबर एक गंभीर खामोशी के साथ अपनी माँ के हमरा चला आया। वो रात अकबर ने जैसे कांटों पर गुजारी, किसी जख्मी परिंदे की तरह बिस्तर पर तड़पते। इसे जब भी नीलम का ख्याल आता, इसके दिमाग में आंधी चलने लगती। वो दुल्हन का रूप धारे दूसरे कमरे में बंद थी और वो यहाँ कांटों पर लौट रहा था। शादी से पहले अकबर ने कभी ख्वाब और गोलियों का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन शादी के बाद वो अक्सर गोलियों का इस्तेमाल करने लगा था। आज इसके दिल पर इस कदर बोझ था कि इसकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। जब ज़हनी उलझन और दिल का दर्द मजीद स्वाब हुआ तो इसने शीशी से एक नहीं 4 गोलियां निकाली, बाथरूम में जाकर पानी से गिलास भरा और 2-2 करके गोलियां पानी से निकल ली। इसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा महसूस हो रहा था। 4 गोलियां खाते ही एकदम जिस्म में सनसनी सी फैल गई। वो लड़खड़ाते कदमों से अपने बिस्तर पर आया और ढेर हो गया। फिर इससे गिरदोपेश का होश ना रहा। होश तो नीलम को भी ना था। इसकी रात किस तरह गुजरी थी ये शायद इसे भी मालूम ना था। अकबर नींद की 4 गोलियां खाकर मदहोश हुआ था तो नीलम के इस मसूर कुन खुशबू ने होश छीन लिए थे। सुबह जब नीलम की आंख खुली तो इसके जिस्म में सख्त दर्द था। जिस्म टूट रहा था, तप रहा था। आंख खुलने के बावजूद इससे उठा ना गया। इसके हाथ पांव से जैसे किसी ने जान निकाल ली हो। वो खासी देर अपने हाथ पांव ढीले छोड़े लेटी रही और गुजरी रात के बारे में सोचती रही। सुबह पर जब अकबर काफी देर तक अपने कमरे से निकलकर बाहर ना आया तो साबरा को फिक्र हुई। नाश्ता मेज पर लग चुका था। बाबर अली नाश्ता कर रहा था और बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। ये अकबर कहाँ रह गया? बिलाखिर इसने पूछा। आज नाश्ता नहीं करेगा? शायद सो रहा है, मैं देखती हूँ जाकर। ये कहकर साबरा उठ गई। सुने, अचानक साबरा की घबराई हुई आवाज आई। जरा अकबर को देखें, इसको क्या हो गया? या अल्लाह खैर। क्या हुआ? बाबर ने फिक्रमंद होकर कहा और फौरन उठ गया। वो बिल्कुल बेसुध पड़ा है, जैसे वो बेहोश हो, साबरा ने बताया। बाबर अली तेजी से गेस्ट रूम में पहुंचा। अकबर वाकई इतनी गहरी नींद में था कि इस पर बेहोशी का गुमान होता था। बाबर अली ने इसका सर हिलाकर कई आवाजें दी। अकबर, अकबर, बेटे अकबर। बाप की आवाज सुनकर अकबर ने बमुश्किल आंख खोली। खाली खाली नजरों से इसे देखा और फिर चंद सेकंडों में आंखें बंद कर ली। इसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी, नींद से बोझल थी। इसको दोबारा सोता देखकर बाबर अली ने फिर से हिलाया। बेटे अकबर उठो, क्या शोरूम नहीं जाना? बाप की आवाज सुनकर एक मरतबा इसने फिर आंख खोली और आंखें चढ़ाकर बोला आ, और इसकी आंखें फिर बंद हो गई। ये क्या हो गया इससे? बाबर अली साबरा से मुखातिब हुआ। इस कदर गहरी नींद कहीं इसने ख्वाब और गोली तो नहीं खाई कि रातों से बेख्वाबी का शिकार था। मैंने ही इसे एक गोली लेने का मशवरा दिया था, साबरा ने बताया। इस दिन कोई 12 बजे के करीब इसकी आंख खुली, वो भी रास्ता के शोर मचाने पर। अकबर भाई उठे ना, आखिर कब तक सोएंगे? अकबर इसकी आवाज पर उठकर बैठ गया, लेकिन बैठा बैठा फिर झूमने लगा। इसकी आंखों में अब भी नींद भरी थी। इसे अपना जिस्म शिकस्ता सा महसूस हो रहा था। गला बेहद खुश्क था। मैं आपके लिए स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाकर लाती हूँ, ऐसे नहीं खुलेंगी आपकी आंखें। इधर आप सोए हुए हैं, उधर नीलम भाभी भी सोई हुई हैं, फिर शायद दोनों की नींद उड़ जाए। नीलम का नाम सुनकर अकबर की नींद फौरन उड़ गई। इसे गुजरी रात का फसाना याद आ गया। नीलम का दुल्हन बनना, कमरे में बंद होना और इसे धुतकारना। नीलम की वो गुस्सीली आवाज अब भी इसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गुजर रही थी। क्यों आए हो यहाँ? जाओ यहाँ से। राजदा चाय बनाने से पहले ठंडा पानी पिला, मेरा हलक खुश्क हो रहा है, अकबर ने राजदा से कहा और अपना गला हाथ से मसलने लगा। इतनी सर्दी में ठंडा पानी पियेंगे आप? राजदा ने हैरत से कहा। राजदा बहस न कर, अकबर ने डांट कर कहा। अच्छा लाती हूँ, गुस्सा तो ना हो, राजदा ने जल्दी से कमरे से निकलते हुए कहा। राजदा चंद लम्हों में फ्रिज से एक ठंडी बोतल निकाल लाई। ग्लास भर के इसने अकबर को पानी दिया। अकबर ने यक पानी को इतनी तेजी से गटागट पिया कि राजदा हैरान रह गई और अकबर ने ग्लास आगे बढ़ाया। इस तरह अकबर ने 3 ग्लास ठंडे पानी के पिए। नाश्ते की मेज पर जब अकबर पहुंचा तो राजदा इसका इंतजार कर रही थी। मेज पर साबरा भी मौजूद थी। अकबर की कुर्सी पर बैठने के बाद राजदा ने अंडे की प्लेट इसके सामने की तो अकबर बोला, नहीं राजदा, मैं सिर्फ चाय पीऊंगा। क्यों अकबर, 12 बजे उठे हो, अब भी भूख नहीं लगी? साबरा ने पूछा। नहीं अम्मी, इस वक्त कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा, कुछ अजीब सी तबीयत हो रही है। एक बात बताओ अकबर, देखो झूठ मत बोलना। जी अम्मी फरमाए, मैं आप जानती हैं कि मैं झूठ से नफरत करता हूँ। रात को तुमने कितनी गोलियां खाई थी? साबरा ने सवाल किया। जी 4, अकबर ने पूरी सच्चाई से जवाब दिया। गजब खुदा का, साबरा ने गुस्से से कहा। तुम्हें क्या हो गया है? तुम नहीं जानते कि इन गोलियों का कैसा सख्त रिएक्शन होता है? इस बेवकूफी का आखिर क्या मकसद था? हाँ अम्मी मैं जानता हूँ, लेकिन अम्मी क्या आप मेरे रिएक्शन से भी वाकिफ है? मुझ पर क्या गुजर रही है मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। अगर तुम मेरी बात मान लेते तो आज तुम्हें 4 इकट्ठी गोली खाने की जरूरत ना पड़ती। साबरा ने अफसोस भरे लहजे में कहा। अम्मी मैंने आपकी क्या बात नहीं मानी? मैंने कहा था नीलम को तलाक दे दो, तुमने तलाक दी इसे। अम्मी छोड़े इस बात को, अकबर ने बेनियाजी से कहा। क्यों इस बात को क्यों छोड़ दूं? इस घर में जो तबाही फैली है वो सिर्फ नीलम की वजह से है। हमारा तो दिन रात का चैन हराम होकर रह गया है। अम्मी इसमें नीलम का क्या कसूर है? ये वाकया किसी भी लड़की के साथ पेश आ सकता है। हमने तमाम दुनिया की लड़कियों का ठेका लिया हुआ है क्या? फर्ज करे अम्मी, खुदा ना करे ऐसा हो, अगर आपकी बेटी राजदा इस इल्जाम में मुब्तला कर दी जाए तो क्या आप इसे घर से निकाल देंगी?
अरे तू तो इसकी मोहब्बत में दीवाना हो गया है, अहमकाना बातें करने लगा है। फिर जो तेरे जी में आता है कर, मुझसे क्यों पूछता है? ये कहकर साबरा गुस्से में भरी मेज से उठकर चली गई। राजदा इसे सहमी सहमी नजरों से देख रही थी। इसकी आंखों में शिकायत थी। माफ कर देना बहन, मैंने तेरे बारे में उल्टी सीधी बात कह दी है। इनके पास सारे मसाइल का बस एक ही हल है, तलाक लेना। राजदा, मैं इसे तलाक नहीं दे सकता, मैं इसको अपने से अलग नहीं कर सकता। मैं तो खुद अजाब झेल रहा हूँ और इस अजाब की शिद्दत का अंदाजा मेरे सिवा किसी और को नहीं हो सकता। इसने सोचा कि वो घर पर रहा तो इसका दिमाग मजीद सुन हो जाएगा, इसलिए वो कपड़े तब्दील करके शोरूम चला गया। नीलम जब अपने कमरे से नहा धोकर निकली तो अकबर घर से जा चुका था। वो सीधी किचन में गई। राजदा ने इसे किचन में जाते देखा तो वो भी इसके पीछे पीछे पहुंच गई। नीलम भाभी आप मेज पर चले, मैं लाती हूँ नाश्ता, राजदा ने कहा। नीलम चूल्हे पर केतली रखकर माचिस ढूंढ रही थी। राजदा के आ जाने पर वो खामोशी से किचन से निकल आई और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। इसने राजदा से रस्मन भी ना कहा कि नहीं, मैं खुद बना लूंगी नाश्ता। नीलम को बड़ी जबरदस्त भूख लगी थी। इसने डटकर नाश्ता किया, मामूल से कुछ ज्यादा ही खाया। चाय पीकर वो खामोशी से उठ गई और अपने कमरे में जाकर लेट गई। नीलम ने बड़ी पुरस्कार खामोशी इख्तियार कर ली थी। ज्यादातर इसका वक्त अपने बेडरूम में ही गुजरता। इसके बेडरूम में जाते हुए रास्ता हिचकिचाती। साबरा ने इस कमरे का रुख करना ही छोड़ दिया था। नीलम अब बहुत मुश्किल से ही किसी से बात करती थी। जो इसके सामने रख दिया जाता वो खा लेती और अपने कमरे में चली जाती। पहले वो किचन में राजदा और साबरा का हाथ बटा लिया करती थी, लेकिन अब इसने किचन का रुख करना ही छोड़ दिया था। साबरा को इस बात पर बहुत गुस्सा था। इसके अंदर की सांस बार बार बिफर उठती थी, लेकिन राजदा इसे कंट्रोल कर लेती थी। लाई अम्मी, मैं कर देती हूँ, आखिर तुम ये सब कब तक करोगी? ये सब काम नीलम को करने चाहिए, आखिर वो इस घर की बहू है। अम्मी वो इस काबिल कहाँ है कि कुछ काम कर सके? इन्हें बैठे बैठे दौरा पड़ जाता है। इस दिन नहीं देखा था जब वो रोटियां पका रही थी, वो खड़े खड़े झूमने लगी थी और इनके दुपट्टे ने आग पकड़ ली थी। वो तो मैं इत्तेफाक से वहां पहुंच गई थी, वरना वो झुलस कर रह जाती। राजदा ने कहा, पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई है। अम्मी आपने क्या नीलम भाभी का चेहरा गौर से देखा है? नहीं तो क्यों? इनमें अब पहली जैसी बात ही नहीं रही। 10-15 दिन के अंदर इनके चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई है। यूं लगता है जैसे हजारों जुएं रोजाना इनका खून चूसती हो। चेहरे की शादाबी मान पड़ गई है। ऐसा लगता है जैसे कि इन्हें दीमक लग गई है। राजदा, दीमक लकड़ी को लगती है, साबरा ने इसे टोका। वो हर वक्त तो दुल्हन बनी रहती है, साबरा ने गुस्से में कहा। अम्मी जाने क्यों इन्हें देखकर मुझे ये एहसास होता है जैसे इन्हें दीमक लग गई है। इस वक्त से जब नीलम गुलाब की पत्तियों की सेज पर पाई गई थी, इसने ये वतीरा अपना लिया था कि शाम होते ही वो नहाने धोने, कपड़े सी करने और दुल्हनों की तरह सजने लग जाती। फिर रफ्ता रफ्ता इस शिद्दत में कमी आ गई। सजती समझती वो आज भी थी, लेकिन दुल्हनों की तरह नहीं। इन 10-15 दिनों में इसमें बड़ी तब्दीली आई। इसका हुस्न मान पड़ जा रहा था। राजदा के इसके बारे में एक ख्याल बिल्कुल सही था। वो वाकई किसी दीमक ज़दा लड़की की तरह दिखाई देने लगी थी। नीलम ने अकबर से भी बोलना छोड़ दिया था। वो एक ही घर में रहते थे, लेकिन अजनबियों की तरह। एक दिन बाबर और अकबर शोरूम से वापस आए तो घर में हंगामा था। दोनों गाड़ी खड़ी करके फौरन घर के अंदर पहुंचे।